नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, साथ में दोस्तों यदि आप किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो या फिर कोई भी बच्चा यहाँ पर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहा हो तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। और यदि कोई भाई बहन यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो प्रश्न लिए हैं मैंने वो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम को ध्यान में रखकर यहां पर एक प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। एक मिनी मॉडल पेपर हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें देखिए हिस्ट्री के यहां पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ में एक दो प्रश्न यहां पर करंट अफेयर्स का भी आपको देखने को मिलेगा, जियोग्राफी का प्रश्न देखने को मिलेगा, साइंस के प्रश्न कुछ यहां पर मैंने रखे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने यहां पर प्रश्नों को लेकर यहां पर ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है और साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में डालते चलना है ताकि आप भी समझ पाए कि आपकी यहां पर तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है और आपको यहां पर और ज्यादा कितनी यहां पर तैयारी करने की आवश्यकता है। वैसे तो देखिए यहां पर आपके एग्जाम की डेट यहां पर नजदीक आ चुकी है बेटा। आपके आज एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। आप sarkariresult.com या फिर जो यहां पर यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम सेंटर भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर चलिए दोस्तों, बिना यहां पर वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, अपने यहां पर मेन यहां पर जो हमारा फोकस है उस पर आएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले प्रश्न की ओर यहां पर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक बात और मैं आपको बोल दूं दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में और यहां पर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एजुकेशन वे, ठीक है, विद एनके। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बेटा ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और यहां पर जनरल अवेयरनेस से आपके एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर के यहां पर प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि कमलजीत संधू, यहां पर ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि रजिया बेगम, तीसरा ऑप्शन यहां पर कह रहा है बेटा बछेंद्री पाल। तो आपको बताना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली यहां पर जो महिला है वो कौन सी है, पहली भारतीय महिला बताना है आपको कौन है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप हो सके तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर जाएगा बेटा, यहां पर ऑप्शन यहां पर एक, यहां पर कमलजीत संधू, ऑप्शन यहां पर एक के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कमलजीत संधू, ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सबसे पहले यहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब देखिए कब किया यह भी प्रश्न बन सकता है बेटा। तो देखिए 1970 में यहां पर बैंकॉक एशियाई खेल जो हुए थे उसमें 400 मीटर की दौड़ इन्होंने क्या की थी, तय की थी, इन्होंने दौड़ ये जीती थी और इसमें क्या है बेटा सबसे पहले भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था। तो देखिए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर ऑप्शन एक के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। देखिए यहां पर सभी विकल्प को हम यहां पर छानते हुए चलेंगे, बिल्कुल एक एक को पकड़ते हुए चलेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। तो देखिए यहां पर अब बात आती है बेटा यूपी का एग्जाम है, तो यूपी स्पेशल से यहां पर बहुत सारे यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहां पर जो दूसरा यहां पर विकल्प कह रहा है, देखिए सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी के बारे में देखिए यहां पर हम यहां पर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कई बार सुचेता कृपलानी हो गई, सरोजिनी नायडू, ऐसे यहां पर यूपी स्पेशल से भी आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सुचेता कृपलानी की बात करते हैं यहां पर बेटा। जो सुचेता कृपलानी जी हैं, देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सुचेता कृपलानी। और यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपकी कौन थी, सुचेता कृपलानी जी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की यदि आपसे पूछता है और यदि आपसे देखिए उत्तर प्रदेश की पूछता है और यदि आपसे पूछता है कि इंडिया या पूरे भारत की पहली यहां पर मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के बारे में यदि आपसे प्रश्न आता है तो कौन बताएंगे आप, सुचेता कृपलानी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बेटा यहां पर बात कर लेते हैं, देखिए रजिया बेगम,
सॉरी यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और देखिएगा यहीं पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से, यदि आपसे पूछता है कि देखिए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी बेटा कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। और यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो भी कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक सुचेता कृपलानी जी और दूसरी सरोजिनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए इसके बाद रजिया बेगम की बात करते हैं। तो रजिया बेगम देखिए प्रथम महिला शासक कौन हुई हैं, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी कौन, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक हुई हैं। ठीक है, बछेंद्री पाल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बछेंद्री पाल के बारे में जान लेते हैं। यदि आपसे पूछता है कि हिमालय पर प्रथम महिला चढ़ाई करने वाली कौन महिला थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है कि बेटा 2 बार हिमालय पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखना है जिन्होंने 2 बार ये सफर तय किया है हिमालय पर चढ़ने का, वो कौन थी, संतोष यादव। संतोष यादव को आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, यहां पर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी यहां पर प्रश्न को आपको याद करते चलना है। ठीक है, कोशिश करेंगे बेटा कि यहीं पर आप इन सभी प्रश्नों को रट कर जाएं। ठीक है, चलिए यहां पर प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए अलमाटी बांध बताना है आपको कि किस नदी पर है, कह रहा है कि कृष्णा नदी पर है बच्चे, किस पर है, कृष्णा नदी पर। दूसरा कह रहा है कावेरी नदी पर है या फिर तुंगभद्रा नदी पर है, और डी ऑप्शन यहां पर आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मलप्रभा नदी पर है। ठीक है, चलिए बताइएगा किस नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। चलिए यहां पर देखिए एक एक को यहां पर हम विश्लेषित कर लेते हैं, सभी को यहीं पर समझ लेते हैं, इसके बाद में हम अपना सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो सबसे पहले देखते हैं कि कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है। तो कृष्णा नदी की बात की गई है, तो देखिए श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है बेटा, श्रीशैलम बांध है आपका कृष्णा नदी पर। इसके अलावा श्रीशैलम बांध, इसके अलावा है देखिए नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। इसके अलावा देखिए अलमाटी बांध, ये तीनों बांध आपके कृष्णा नदी पर है। बात करते हैं बेटा कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पर देखिए मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध जो कहां पर है, तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर बेटा। तुंगभद्रा और मलप्रभा, ये दोनों नदी किसकी, तुंगभद्रा और मलप्रभा, ये दोनों नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो बेटा यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ऑप्शन पहला यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो अलमाटी बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा देखिए श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध, ये दोनों बांध आपके कृष्णा नदी पर हैं। चलिए इसी क्रम में बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यहां पर ऑप्शन पहला कह रहा है कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम, और डी कह रहा है यहां पर कि उपरोक्त सभी। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य बताना है आपको कि कौन कौन से हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कुल कितने हैं। तो कुल देखिए भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया बेटा, कितने हैं, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए यहां पर एक एक शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए जो आपका है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का शास्त्रीय नृत्य है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो बेटा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। कथक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो बेटा उत्तर प्रदेश के जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है ये प्रश्न। ठीक है, तो जो कथक है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। इसके अलावा देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली। ठीक है, आपको देखिए कथक और कथकली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो कथक है वो कहां का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कथकली है बेटा वो कहां का है, वो है केरल का शास्त्रीय नृत्य, और मोहिनीअट्टम भी कहां का है,
केरल का शास्त्रीय नृत्य। तो कितने यहां पर 5 हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए सत्रिया, तो सत्रिया है वो कहां का है, यहां पर देखो मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं यहां पर इरेज कर देता हूं एक बार बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो हमारा पहले देखिए सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ में उपरोक्त सभी। अब देखिए मैंने बोला था सत्रिया वो कहां का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का। इसके अलावा बेटा देखिए कौन सा, मणिपुरी, मणिपुरी है आपका, मणिपुरी है आपका कहां का, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा एक और आपका रह गया है, वो कौन सा है देख लीजिएगा, या 8 कवर कर चुके हैं हम, या हम कोई सा भूल रहे हैं बेटा, नहीं सभी देखिए यहां पर क्लियर हो चुके हैं। तो देखिए आपका भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिय। तो यहां पर जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से यहां पर आपको देखिए एक प्रश्न यहां पर कला से आपको यहां पर एक प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही जबरदस्त आज के ये सभी प्रश्न हैं, बहुत ही कम टाइम बचा है आपके यहाँ पर पेपर के लिए बेटा, सभी यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने किस कारण से आज नहीं, यहां पर आज नहीं है बेटा, असहयोग आंदोलन यहां पर क्या कह रहा है, वापस ले लिया था। कह रहा है कि गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बताना है आपको कि कौन से कारण से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो वापस ले लिया गया था। कह रहा है कि काकोड़ी षड्यंत्र के कारण, या फिर चोरा चोरी कांड के कारण, बारडोली आंदोलन के कारण, या फिर चंपारण आंदोलन के कारण। तो बच्चे यहां पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं, देखिए इसका आंसर बी क्यों लगाया हमने, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर हम बी नहीं लगाएंगे, पहले आपको समझाएंगे, इसके बाद में आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन है पहले इसको देख लेते हैं किसके द्वारा चलाया गया। बेटा ये प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, तो 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ये आपको याद रखना है, 1 अगस्त 1920, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब कह रहा है देखिए कि आंदोलन वापस क्यों लिया था, इसका कारण क्या था। तो देखिए जो चोरा चोरी कांड की जो घटना थी वो क्या है, देखिए चोरा चोरी कांड की घटना आपको याद होनी चाहिए कि क्या घटना थी। बेटा जो चोरा चोरी कांड की घटना वो कब घटित हुई थी, फरवरी 1922 में। देखिए क्या हुआ था कि जेल में, ठीक है, 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। जो भीड़ थी उसने क्या है मिलजुल कर जो जेल थी उसमें क्या है आग लगा दी थी और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके कारण क्या हो गया था, ये असहयोग आंदोलन बेटा हिंसात्मक हो गया था। और जो बापूजी थे वो क्या है हिंसा नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण से हिंसा हो, और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बेटा स्थगित कर दिया था। यही क्या था हमारा असहयोग आंदोलन को जो वापस लेने का कारण था। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है चोरा चोरी कांड हमारा सही आंसर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र यदि आपसे पूछता है कि कब हुआ था, तो बेटा 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 आपको डेट याद रखना है। यह पूछा गया प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, ठीक है। बारदोली आंदोलन 1928 में पूछता है किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना है सरदार पटेल के द्वारा। बेटा देखिए जो प्रांतीय सरकार थी उसके द्वारा किसानों की लगान बढ़ा दी गई थी, ठीक है, तो उसी का विरोध करते हुए आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन, बारदोली आंदोलन। यहां पर एक और प्रश्न पूछता है बेटा, पूछता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी। तो देखिए बारदोली आंदोलन के दौरान, जिसको हम किसान आंदोलन के नाम से भी बेटा जानते हैं, के दौरान क्या हुआ था, जो वहां की महिलाएं थी, ठीक है, जो वहां की महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को याद करते चलिएगा, ठीक है। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं, तो देखिए चंपारण आंदोलन की यदि आपसे पूछता है कि कब हुआ था, तो 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। तो ऑप्शन यहां पर देखिए, ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब वापस किसके कारण वापस ले लिया गया था, तो चोरा चोरी कांड के कारण वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कमेंट जरूर करना है आपको।
चलिए, और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हुसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य हैं? ठीक है, नृत्य के एक रूप है। कह रहा है बिहार का है भैया। इसके बाद कह रहा है देखिए असम का है, कह रहा है पश्चिम बंगाल का है या फिर उड़ीसा का है। देखिए आपको बताना है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के नृत्य कौन कौन से हैं? हुसरी और बिहुना। अब देखिए बेटा, बिहार से संबंधित यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो देखिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मधुबनी चित्रकला बहुत ज्यादा प्रचलित है बिहार में, और जो नेपाल का क्षेत्र है, कुछ नेपाल के क्षेत्र हो गया और बिहार का क्षेत्र हो गया, जिसको हम देखिए मैथिली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो मैथिली क्षेत्र में आपका कौन सा? मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रचलित है, इसको आपको याद रखना है। असम का बिहू, ठीक है, बिहू नृत्य बेटा साल में 3 बार मनाया जाता है। कहां कब है? असम में मनाया जाता है। असम की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बेटा ये नृत्य किया जाता है। कितने दिन तक किया जाता है? ये फसली त्योहार है, ठीक है। कौन सा? एक फसली नृत्य है ये बेटा, और साल में कितने बार? 3 बार मनाया जाता है असम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यदि उड़ीसा की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य कहां का है? उड़ीसा का है। तो ये सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक और धमाकेदार प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बेटा। कह रहा है देखिए लाख है एक प्राकृतिक अपर रूप, दूसरा कह रहा है प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राकृतिक अपर रूप कौन कौन से हैं बेटा? जैसे हीरा हो गया, ठीक है, इसका है कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट हो गया, ये भी कार्बन का अपर रूप है। अब बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो देखिए जैसे लाख हो गया, क्या हो गया? लाख हो गया, रेशम हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया। ये कैसे आपके प्राकृतिक बहुलक हैं। बहुलक बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं हमें प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो कृत्रिम बहुलक होते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम बहुलक में कौन सा हो गया? नायलॉन हो गया और पॉलीईथर, ठीक है। तो ये 2 आपके नायलॉन और पॉलीईथर ये आपके कृत्रिम बहुलक हो गए, और लाख हो गया, ऊन हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन, ये सभी आपके कैसे प्राकृतिक बहुलक हो गए। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर दूसरा प्राकृतिक बहुलक सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। आज के प्रश्न में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिएगा, बार बार बोल रहा हूं बेटा। चलिए देखिए, कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? कमेंट जरूर करेंगे सभी बच्चे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद। तो आपको बताना है बेटा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं बेटा, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश, यदि आपसे पूछता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद के बारे में देखिए, तो नसीरुद्दीन के बारे में वैसे प्रश्न बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन फिर भी यदि यहां से प्रश्न बनता है तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद से देखिए पूछ सकता है आपको कि किसके शासन काल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। याद रखना है आपको नाम, तैमूर लंग ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। इसके बाद बेटा फिरोज शाह तुगलक, देखिए यदि आपसे पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक से यदि आपसे पूछता है बेटा कि फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, या फिर देखिए यहां पर फिरोजपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो है आपके फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में यदि आपसे पूछता है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो है गियासुद्दीन तुगलक। और यहां पर देखिए कह रहा है कि नहरों का निर्माण कराने वाला यदि पहला सुल्तान है, यदि आपसे पूछता है कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया था, तो वो है गियासुद्दीन तुगलक। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बेटा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, वह ऑप्शन 1 के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। तो चलिए बेटा बढ़ लेते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। कह रहा है तो इस योजना के तहत खेल एवं संबंधित जिले के संदर्भ में कौन सा मिलान असुमेलित है, तो आपको असुमेलित मिलान को यहां पर चयन करना है। देखिए कह रहा है कि फुटबॉल है हाथरस से संबंधित, तैराकी पीलीभीत, टेबल टेनिस कानपुर और शूटिंग बुलंदशहर। तो बेटा देखिए फुटबॉल कहां से संबंधित है, हाथरस से, यह भी सही है। कह रहा है कि तैराकी पीलीभीत से, बिल्कुल सही है। टेबल टेनिस बिल्कुल कानपुर, और साथ में बेटा किससे, आगरा से संबंधित है। इसके बाद देखिए शूटिंग यहां पर बुलंदशहर ना होकर क्या है बेटा, बांदा से संबंधित है क्या, शूटिंग। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। ऑप्शन यहां पर कह रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या फिर लोकमान्य तिलक। तो बेटा यहां पर देखिए प्रसिद्ध जो पत्र था वो कौन सा था, केसरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादन इसका किया गया था। ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सी यहां पर पत्रिकाएं यहां पर लॉन्च की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी की देख लेते हैं। तो देखिए बेटा हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिजन हो गया। इसके अलावा देखिए यंग इंडिया हरिजन हो गया, ठीक है। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सभी किससे संबंधित हैं, महात्मा गांधी से। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं बेटा, तो जवाहरलाल नेहरू की जो मुख्य यहां पर कृति है वो है कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें देखिए भारतीय यहां पर जो जितना स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मोहम्मद इकबाल की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल की जो कृति है वो कौन सी है, तराने हिंद। तो ये सभी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्री का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर सही हो जाएगा, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं ₹1 के नोट पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कह रहा है कि मिजोरम राज्य की राजधानी कह रहा है इम्फाल है, अगरतला, आइजोल या फिर कोहिमा। तो देखिए जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं बेटा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है पैट एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर देखिए हमारे जो आपका जो सामान्य जागरूकता पोर्शन है, जो 10 नंबर का यहां से प्रश्न बनता है, उससे यहां पर प्रश्न बन सकता है बेटा। तो देखिए कह रहा है कि मिजोरम की राजधानी आपको बताना है क्या है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इम्फाल की बात करते हैं बेटा, तो इम्फाल किसकी राजधानी है बेटा, मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद कोहिमा हो गई किसकी, नागालैंड की राजधानी है। इसके अलावा बेटा ईटानगर यदि आपसे पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश की, अगरतला यदि आपसे पूछता है बेटा तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख कर जाइएगा बेटा। चलिए कह रहा है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। पहला ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, इसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर वृद्धि हार्मोन्स। तो बेटा यहां पर देखिए प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो एक कैसा फीमेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन एक जिसको हम सेक्स हार्मोन्स या फिर देखिए इसको मेल हार्मोन्स के नाम से भी हम टेस्टोस्टेरोन को जानते हैं। ऑक्सीटोसिन यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा। जो मादा पशु होते हैं उनमें जो पेल्विक रीजन होता है उसको क्या है, चौड़ा कर देता है ये हार्मोन्स, जिससे क्या है बच्चा आसानी से बच्चे का जन्म हो पाता है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर हमारा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा बढ़ लेते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान
कहाँ स्थित है। कह रहा है कि कानपुर, नागपुर, देहरादून या फिर बरेली में। तो बेटा आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए बेटा कानपुर की बात कर लेते हैं तो कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान, दाल अनुसंधान संस्थान पूछता है आपसे कहाँ पर है, वो आपका कानपुर में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है आपका, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा, कानपुर में। इसके बाद नागपुर की बात करता है तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका बेटा कहाँ पर है, कानपुर में। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देहरादून की बात करते हैं बेटा तो देखिए यहाँ पर पूछता है आपसे कि देहरादून में कौन सा अभियांत्रिकी संस्थान है, तो याद रखना है आपको कि देहरादून में है आपका जीव अनुसंधान संस्थान। कहां पर है बेटा, देहरादून में। बरेली की बात करते हैं, बरेली के इज्जतपुर, जो बरेली का इज्जतपुर है वहां पर है बेटा आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछता है आपसे कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वो है आपका बरेली में। तो यहां पर देखिए ऑप्शन हमारा दूसरा सही आंसर हो जाएगा बेटा कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहां पर है, देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 6 नवंबर को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को या फिर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं 11 जुलाई, तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो कह रहा है देखिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। इसके बाद दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। हम किसको मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। यहां पर ऑप्शन चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दूसरा कह रहा है जेबी कृपलानी या व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बेटा क्या कह रहा है, बताना है आपको कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी जी। बेटा यहां पर देखिए और इंपोर्टेंट यहां पर प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा है कि देखिए प्रथम यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। चलिए बेटा देखिए आज इतने ही प्रश्न, पर देखिए जितने भी यहां पर प्रश्न थे वो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक एक यहां पर प्रश्न आपके पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों कमेंट करके आपको जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।